गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं। आई होप आपके चैप्टर 1, 2, 3 क्लियर होंगे। ओके, चलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये रिवीजन क्लासेस सिर्फ उनके लिए रिलेवेंट है जिन्होंने पहले कोर्स पढ़ा हुआ है, जिन्होंने रेगुलर क्लास ले रखी है। जिन्होंने जो सीधे इनसी से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो उतना फायदेमंद आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है वो प्रोफेशनल एथिक्स से डील करता है। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। हर प्रोफेशन की डिग्निटी बनाए रखने के लिए और उसकी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए उसके मेंबर्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अपन ऐसा कह सकते हैं कि कुछ नॉर्म्स और कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ताकि उस प्रोफेशन की रेपुटेशन बनी रहे। ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए हर प्रोफेशन के ऊपर, सीए प्रोफेशन पे भी होता है, सीएमए पे भी होता है और सीएस पे भी होता है, एलएलबी पे भी होता है कि भाई आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का अधेरेंस करना है। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको ध्यान रखना है, उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है। जनरली इनमें आप इन रूल्स के अंदर, इन एथिक्स के अंदर आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सीएमए के अंदर ये क्या है। सबसे पहले कोस्ट ऑडिटर का मतलब दे रखा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहली क्लास में, कि सीएमए और जिसके पास सीओपी हो वही कोस्ट ऑडिट कर सकता है, या फिर कोई सीएमए फर्म है तो वो कोस्ट ऑडिट कर सकती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये अगर कोस्ट ऑडिट कर रहे हैं तो ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सीएमए की रेपुटेशन खराब हो। ठीक है, अब रेपुटेशन खराब होने का मतलब आप समझते हैं कि पैसे लेके कोई रिपोर्ट साइन कर दी, कमीशन के चक्कर में कोई रिपोर्ट साइन कर दी, ठीक है, या आप पैसे लेके कोई गलत चीज को वेरीफाई कर दिया, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको मेन दिखा गया है, मेंबर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट आर बाउंड। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके ऊपर, आप इससे बाउंड है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं या फिर इसको आप वायलेट करते हैं तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का शिकार कहा जाएगा। ओके, ठीक है, और ये काम क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिक्स की जा सके। ठीक है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उससे समाज को और आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सीएमए ने काम किया है तो अच्छा ही किया होगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है जिन्हें आपको फॉलो करना है। आगे लिखा गया है कि भाई क्या फायदा होगा इनसे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि साहब प्रोफेशनल एथिक्स लगा दिया आपके ऊपर, प्रोफेशनल एथिक्स लगाने से फायदा क्या होगा ये बताइए। तो प्रोफेशनल एथिक्स लगाने से फायदा ये होगा कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लोग कहेंगे कि अगर कोर्स को सीएमए ने वेरीफाई कर दिया तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सही होगा। ये एक माइंडसेट होना चाहिए लोगों का आपके प्रति। प्रोफेशनलिज्म आइडेंटिफाई, जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो अगर आपका काम सिस्टमेटिकली है और अगर आपने सारे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करके काम किया है तो आपके एम्प्लॉयर, आपके क्लाइंट और आपके जितने भी रिलेटेड पार्टीज है वो सब आपसे क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, और ये रहेंगे कि बंदा बड़ा ही प्रोफेशनलिज्म है और बड़ा प्रोफेशनल है और अच्छा काम करता है, सिस्टम से काम करता है, मिसमैनेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। जब आप काम स्टैंडर्ड के थ्रू करेंगे और किसी तरीके का मैनिपुलेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके वर्क में क्वालिटी निकल के आएगी। ठीक है, आपकी ऑडिट में एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो उन चीजों के लिए ये चीजें बात जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट वन कहा गया कॉन्फिडेंस, दैट द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज गवर्न द प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब कि आपको भी और आपके क्लाइंट को भी, दोनों ही लोगों को विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भैया हम जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनली कर रहे हैं, और क्लाइंट को भी लगेगा कि हमारा सीएमए जो ऑडिट करके दे रहा है वो बिल्कुल प्रोफेशनली करके दे रहा है, उसके काम पे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। कुल मिला के बात ये है कि एथिक्स लगाने का मतलब ये है कि आपको कुछ रूल्स बता दिए गए कि भैया अब आप एक आम इंसान नहीं रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हो गए हैं।
तो प्रोफेशनल है तो बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करें ताकि आपकी भी रेपुटेशन बनी रहे और आपकी डिग्री जो है उसकी भी रेपुटेशन बनी रहे। समझ गए? तो इसलिए आपके ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स इंपोज किया गया है। इज दैट क्लियर? बोलिए, इज दैट क्लियर? वो कहते हैं ना कि रेपुटेशन कमाने में बहुत टाइम लगता है और कमाना चलो हो भी जाता है, पर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये वही है कि डिग्री ले ली आपने, आप सीएमए पास कर लिया, ट्रेनिंग करनी, डिग्री ले ली, आसान है, ठीक है, इतना आसान नहीं पर ठीक है हो जाता है, पर उसको मेंटेन करके रखना मुश्किल है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव जिसके लिए एथिक्स डाले गए हैं। अब सवाल आया कि ये चीजें कैसे होगी, लोगों को आपकी रिपोर्ट में विश्वास कैसे होगा, लोग आपको प्रोफेशनल कब कहेंगे, आपका वर्क क्वालिटी वाला कब होगा, आपके काम में लोगों को कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये सारी बातें कब होगी, जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, ये प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे तो ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। पहला बोला गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी। आप अपना काम जो भी करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, आप उसमें किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। ओके। सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब देखो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे कमेंट करना, ठीक है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। लिखा है देखो बायस्ड, नॉट अलाउड टू बायस्ड और इन्फ्लुएंस, मतलब आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आपके किसी रिलेटिव की ऑडिट करनी हो और चाहे आपके किसी मनी प्रोवाइडर की ऑडिट करनी हो, आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि भैया ये तो मेरा काम करवाने वाला आदमी है, मैं इसकी रिपोर्ट तो सीधी सीधी दे दूँ। आप अपने जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है उसके थ्रू जाएंगे और अपनी रिपोर्टिंग अनबाइस्ड मैनर में करेंगे। ओके, मतलब आप किसी तरीके से मैनिपुलेट नहीं होंगे। कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है जो आपको अच्छी ऑडिट करने में मदद करेगी, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप काम करेंगे वो काम आधा अधूरा होगा या फिर खराब होगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है जिससे कि रेपुटेशन डाउन हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो जाहिर सी बात है उसने अगर कोई फ्रॉड भी किया है, कुछ मैनिपुलेशन भी किया है, कुछ भी किया है, तो हो सकता है कि वो आपको इंटरनली बता दे कि देखो देखो सर मैंने ये ऐसे एडजस्टमेंट किया हुआ है, अब मैंने उस टाइम तो कर लिया था, गलती हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं, एक्सेट्रा। या फिर आपने ऑडिट के दौरान उसकी कई कमियां पकड़ ली, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी कमियों को जग जाहिर करें, ठीक है। जैसे आप क्या होता है कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अपन अपनी सारी बीमारी को बताते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर सबको बता दे कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है। तो वैसे ही आप भी फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, कॉस्टिंग के डॉक्टर हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम पता चलेगी ड्यूरिंग द असेसमेंट वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे विदाउट परमिशन ऑफ असेसी, विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है शुड नॉट यूज और डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी। हाँ, कानून में कोई मांगता है, जैसे मान लीजिए क्लाइंट पे सीबीआई का केस चल रहा है और सीबीआई कहती है भैया इन्फॉर्मेशन दो, तो आपको देनी पड़ेगी, नो डाउट, बट एज सच एक नॉर्मल कोर्स में आप उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब कि भैया टाइम से आना, टाइम से जाना और टाइम से काम करना। आपने कह दिया सर मैं 12 तारीख को आता हूँ, क्लाइंट 12 को वेट कर रहा है, आप सर आज तो आना नहीं होगा, एंड टाइम पे कहते हो आज तो आना नहीं होगा सर, मैं 15 को आऊंगा। क्लाइंट वेट कर रहा है, आप कह रहे हो 15 मिनट में आ रहा हूँ, वो वेट कर रहा है, 15 मिनट 2 घंटे हो जाती है, फिर आप कहते हो 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर 2 घंटे हो जाती है। तो ऐसा नहीं, ऐसा आप करेंगे तो ठीक है, एक बार आपने कर लिया, पर बाद में क्या हो जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये काम करने में सही नहीं है, इसे काम ना करो, तो वो आपको भी नुकसान करेगा और साथ ही साथ जो आपकी रेपुटेशन है, आपकी डिग्निटी है, आपके प्रोफेशन की, उसको भी नुकसान करेगा। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। ये जो पॉइंट हमने बताया आपको ABCDE, ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रोफेशनल एथिक्स अपने आप फॉलो हो जाएगा और आपकी जो प्रोफेशन की डिग्निटी है वो बनी रहेगी। बोलिए, यहां तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। एक्चुअली पहले क्या था, आपके ये प्रॉब्लम की जो शेड्यूल्स होते हैं इसमें कुछ, ठीक है, कुछ शेड्यूल बने हुए हैं,
उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप सीएमए हैं तो आप किसी से अपने नाम से किसी को काम करने नहीं देंगे कि सीएमए तो आप है, आपका छोटा भाई है, आपने उसको कह दिया कि तू एक काम कर, कॉस्ट ऑडिट कर ले और जीएसटी ऑडिट कर ले, साइन मेरे से करवा लेना। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप तो कुछ और कर रहे हैं, आपका भाई आपके नाम से ऑफिस चला रहे हैं, वो काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, कमीशन लेके काम लेना, कमीशन दे के काम लेना, ठीक है, ऐसा काम भी आप नहीं करेंगे। सीक्रेट कमीशन बनाना, ऐसा काम आप नहीं, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आप पे डाली गई है। ठीक है, जो कि शेड्यूल में मेंशन है। पहले आपके सिलेबस में ये हुआ करता था पर अब इसको हटा दिया गया है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपकी बुक के पीछे अनेक्जर्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, आप वहां इसको पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ड्यूटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट ए फ्रॉड। ये आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा, वैसे कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन है 143, ठीक है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर ऑडिटर को पता चलता है कि कंपनी में किसी तरीके का फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। अगर आपने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया तो आप भी लाइबल होंगे किस चीज के लिए, पेनल्टी के लिए। ठीक है, अगर आपके जानकारी में आने के बाद आपने फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब सेक्शन 14 मेक इट क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सेल मुटेटिस मुटेंडिस, मतलब जैसे कि तैसा, अप्लाई टू द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब जैसा फाइनेंशियल ऑडिटर पे लगता है वैसा कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आप में फ्रॉड पता चल गया पर हमने रिपोर्ट नहीं किया, बताओ कितनी पेनल्टी लगेगी। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को फ्रॉड पता चलने के बाद भी वो उसको रिपोर्ट नहीं करता है तो कम से कम 1 लाख, ये मिनिमम अमाउंट है, और जो मैक्सिमम है 25 लाख रुपए तक। इसका मतलब 1 to 25 लाख के बीच में आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी। ओके, आप कहते हैं कि सर इमीडिएटली नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन किसी अर्जेंट प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए, तो आपको टाइम दिया गया है कि वैसे तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है पर 2 दिन से लेट नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 0 to 2 डेज, कितने दिन में रिपोर्ट कर देना है, 0 to 2 डेज। 0 का मतलब इमीडिएटली और 2 डेज का मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, क्या बताना है आपको, 3 बातें बतानी है आपको, किस तरीके का फ्रॉड है, ठीक है, उसमें कितने रुपए का फ्रॉड है अप्रोक्स, फाइनल तो नहीं पता होगा, अप्रोक्स, और कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व आपको लगती है। तो आप कहेंगे कि साहब सेल ट्रांजेक्शन में फ्रॉड है, डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व है, और लगभग 4 करोड़ का फ्रॉड है। तो ये 3 चीजें आपको बतानी है, किस तरीके का फ्रॉड है, कितने अमाउंट का अप्रोक्स, और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है। आगे बात समझो। अब ये फ्रॉड आपने बता दिया और बोर्ड के पास भी ये फ्रॉड चला गया, सबसेक्शन 13 तो ये बोल रहा है कि स्पेशली दैट नो ड्यूटी शैल बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन कॉन्ट्रावेंड बाय द रीजन इज रिपोर्टिंग मैटर रेफर्ड इन सेक्शन 12 इफ डन। भाई ये मान लीजिए इसने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है, और ये इसलिए नहीं की कि इसके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं था या जानबूझ के इसने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। दैट मीन्स ये प्रूव कर देता है कि साहब मैंने तो एक सही वजह से रिपोर्ट नहीं किया था, उसका कोई रीजन नहीं था मेरे पास रिपोर्ट करने का, मुझे नहीं लगा कि रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये प्रूव कर देना है कि मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया है, जो हुआ वो अनजाने में हुआ, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, अब आपका फ्रॉड जो आपने रिपोर्ट किया वो किसके पास चला गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उस फ्रॉड के ऊपर जवाब देना पड़ेगा, तो वो अपनी रिपोर्ट में जवाब देगा, किसका, किसको देते हैं, शेयर होल्डर को देते हैं कि ये फ्रॉड था, इतना अमाउंट था और ये लोग थे, और हमने उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करेंगे कि फ्रॉड क्या था, कितने रुपए का था, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, और हमने उसके रिगार्डिंग क्या रेमेडियल एक्शन लिए हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे।
ओके, क्लियर है? एक बार बता दीजिए, फ्रॉड रिपोर्ट करना और बोर्ड के द्वारा अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन करना, यहां तक क्लियर है? डिटेल में मैंने इसको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। ओके, आगे आते हैं सेक्शन 447। 447 पनिशमेंट की बात करता है। क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, क्या लिखा गया है कि भाई आपने फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया, गिल्टी कौन होगा? कंपनी का कोई ना कोई ऑफिसर होगा। तो क्या लिखा है, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड shall be punishable with the imprisonment of a term not less than 6 month, मतलब कम से कम 6 महीने के लिए अंदर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 साल, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years के लिए उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, और आगे लिखा है कि liable to fine not less than amount involved in the fraud, इसका मतलब आप लिखेंगे 100% एंड 3 टाइम्स मैक्सिमम, मतलब कि 300%। जितने रुपए का फ्रॉड है उसका 100 से 300% और 6 महीने से लेकर 10 साल की जेल। ओके, और इसी के अंदर एक और पॉइंट जोड़ा गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है, आपने पब्लिक के साथ धोखा किया है, जैसे ये नहीं होती है कुछ कंपनियां, गोल्ड सुख नाम सुना है, गोल्ड सुख कंपनी या ऐसी चीट कंपनी होती है जो कि पब्लिक का पैसा लेके भाग जाती है, उनके लिए जो बात आ जाती है, फाइन तो 100 से 300% ही रहेगा। ठीक है, जेल जो है वो 3 साल से 10 साल हो जाती है, मतलब मिनिमम इस बार 3 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। बोले आगे बात समझ में? आगे लिखा गया है पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर किसी रिपोर्ट में, किसी रिटर्न में या किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि पता है देने वाले को कि हाँ भाई ये तो गलत है, और फिर भी उसने दी है, तो उसके ऊपर भी यही पेनल्टी चार्ज होगी। ऐसा जनरली कब होता है, मान लीजिए कंपनी को अपने शेयर इशू करने हैं, ठीक है, और शेयर इशू करने के लिए उसमें प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठा वादा कर दिया, या फिर कि हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं ऐसा झूठ बोल दिया, और वो पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर भी यही पेनल्टी लगेगी जो 447 में मेंशन है। दैट मीन्स 448 में तो क्या बताया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट देने वाले का बताया गया है, पेनल्टी उसके ऊपर भी 447 ही लगेगी। बता दीजिए एक बार, यहां तक क्लियर है? चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है हमारा, क्या यहां तक क्लियर है? एक बार मैं फिर पूछ लूं, अपनी स्पीड ठीक है, आप कैच कर पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है 1 वीक रिवीजन, ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ 1 वीक के हिसाब से, बट ऐसा भी ना हो कि आपके कैचिंग में ना आए, इसलिए पूछ रहा हूँ, कैच कर पा रहे हैं आप? ओके, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हर काम को अगर हमें यूनिफॉर्म वे में करना है, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे। जैसे एएस बनाए गए हैं अकाउंट्स के लिए, ठीक है, इंड एएस भी आ गए अभी तो। इसके अलावा एसए बनाए गए हैं ऑडिट के लिए, आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा सीएएस बनाए गए हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए, और सीएएस ये बनाए गए हैं कॉस्ट ऑडिट के लिए। तो हर काम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो मैं किसी और तरीके से करूंगा, आप और तरीके से करेंगे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सब अलग अलग तरीके से किसी काम को करेंगे, तो उसका कंपैरिजन, जो फाइनल रिजल्ट है, मेरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स और आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इन दोनों को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी और बेसिस पे बनाया, मैंने किसी और बेसिस पे बनाया। तो इनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसके लिए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
ताकि आप भी इनको फॉलो करके अकाउंट्स बनाएंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, और मैं भी इनको फॉलो करके बनाऊंगा, तो हमारे जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे वो सिमिलर होंगे, उनको कंपेयर किया जा सकता है, कंपेरेबिलिटी उनमें होगी। ठीक है, एक सवाल एमसीक्यू में आता है कि ये बनाता कौन है, बता सकते हैं कोई? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ये देखिए, ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम CASB कहते हैं, ये बनाता है। ठीक है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये अचीव द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फायदे क्या है साहब, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के क्या फायदे हैं? तो स्ट्रक्चर अप्रोच है, सब इंसान को पता रहेगा, सारे अकाउंटेंट्स को पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और किस चीज का क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, उनको सोचना नहीं पड़ेगा, उनको हर चीजें पहले से पता रहेगी, तो एक गाइडेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंटीग्रेट, हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड रखने के रूल्स हैं उन सबको क्या कर देगा, ये एक साथ जोड़ देगा, क्योंकि सबके लिए एक जैसा होगा। ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस, देखो ये वर्ड आ गया, प्रोवाइड गाइडेंस टू यूजर टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। जितने भी, अब देखो आप एक एक इंसान को तो नहीं समझा सकते ना कि भैया काम कैसे करना है। हर एक अकाउंटेंट, इंडिया में कितने लोग होंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते होंगे, तो आप सबको तो कुछ नहीं समझा सकते, या सब स्मार्ट हो, होशियार हो, जरूरी नहीं है। इसलिए आप पहले से ही उनको एज ए रूल या एज ए गाइडेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे देते हैं कि भैया तुझे अकाउंट्स ऐसे मेंटेन करने हैं, समझ गए, ताकि फ्यूचर में उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, अराइव द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में बनाते हैं? एक बात बताओ मुझे, आज आपको कॉस्ट शीट बनानी आती है, ठीक है, आज आपको सबको कॉस्ट शीट बनानी आती है, कैसे आती है? बचपन से तो नहीं आती, आपने सीखी है, और सबको क्या एक जैसी सिखाई गई है? क्या ऑल ओवर इंडिया में, क्या ऑल ओवर इंडिया में कॉस्ट शीट एक जैसी ही बनती है? बताइए, क्या ऑल ओवर इंडिया में एक जैसी है? बोलिए, क्या ऑल ओवर इंडिया में कॉस्ट शीट एक जैसी है? यस, डेफिनेटली एक जैसी है, क्योंकि आप सबको जो सिखाया गया वो एक जैसा ही सिखाया गया, ताकि आपका जो बनाया गया स्टेटमेंट है, आपके बनाए गए जो रिकॉर्ड है, वो आगे फर्दर जब जाए तो यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, ओके। इन्हीं से जो अकाउंटिंग मेंबर हैं, जो हमारे CMAs हैं, जब वो ऑडिट करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग अगर होंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि अकाउंटेंट ने क्या किया, क्या सोच के किया है और क्या क्या किया है, एक्सेट्रा। ठीक है, असिस्ट इन द क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेटेड इश्यूज ऑफ वेरियस यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम जो रिकॉर्ड बनाते हैं ना, वो सिर्फ हम हमारे लिए नहीं बनाते हैं, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काम में लेता है, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी काम में लेता है, उसको गवर्नमेंट बॉडीज भी काम में लेती है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े होते हैं, उनके लिए भी वो काम में आते हैं। तो सबको समझ में कैसे आएगा? अगर आपने CS फॉलो करके बनाया है तो उनके समझ में आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने भी वही पढ़ के आए होंगे, वो भी वही पढ़ के आए होंगे, समझ गए? तो इसलिए CS को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि आपके जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एक जैसे हो और उनको इंटरलिंक किया जा सके। इज दैट क्लियर? बता दीजिए, अभी क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा, हर स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए मैंने आपको जब रेगुलर क्लास में पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हर स्टैंडर्ड में 7 से 8 बातें दे रखी है, हर स्टैंडर्ड के अंदर 7 से 8 बातें मेंशन कर रखी है। पहली बात होती है इंट्रोडक्शन, मतलब जाते ही आपको कहेंगे कि भैया ये जो स्टैंडर्ड है इसका नाम क्या है और ये किस तरीके की कॉस्ट के साथ डील करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का नाम क्या है और ये कैसी कॉस्ट के साथ डील करता है, तो सबसे पहले उस स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन होगा। क्या ये इंट्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से?
तो आप कहेंगे नहीं। आपको सिर्फ नेम याद होना चाहिए, आपको सिर्फ नाम याद करना है, बाकी इस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जो आपको करनी है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? तो आपको सिर्फ 2 वर्ड याद करने हैं, ये रहे, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। हर एक स्टैंडर्ड के अंदर आपको यही लिख देना है, इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, नथिंग एल्स। ओके। तीसरा, स्कोप क्या है? स्कोप के अंदर आपको ये बताया जाएगा, जनरली ये बहुत से स्टैंडर्ड में तो मिलेगा ही नहीं, इसमें ये बताया जाएगा कि साहब हम किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे काम आना है, इसमें क्या क्या चीजें कवर है, मतलब जैसे लिखा है कॉस्ट, तो इसमें कौन सी कॉस्ट कवर है, वगैरह वगैरह, ठीक है, पर ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। डन। फोर्थ पॉइंट इज डेफिनेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो टर्म्स काम आने वाले हैं उस स्टैंडर्ड के अंदर, उन टर्म्स को डिफाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि हर एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन होता है ना, किसी भी एक्ट को उठा लेना, इनकम टैक्स एक्ट ले लो, कंपनीज एक्ट ले लो, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी होती है बहुत सारी। वैसे ही यहाँ पे भी हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो वर्ड काम आने वाले हैं उनको डिफाइन किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट नोट एग्जाम में आपके आ सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कहा सब मटेरियल कॉस्ट, तो ये बताएगा कि उस मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो मेजरमेंट का पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारी जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है उस कॉस्ट को हम कहाँ पे एलोकेट करें। ठीक है, जनरली आप जानते हैं कि जो कॉस्ट ट्रेसेबल होती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो कॉस्ट ट्रेसेबल होती है उसको तो आप उसी प्रोडक्ट पे कर देते हैं और वो एक तरीके से डायरेक्ट बन जाती है। ठीक है, आपको पता है ये मटेरियल किसके लिए लगा, तो आप उसी प्रोडक्ट पे डाल देंगे। ठीक है, और अगर वो ट्रेसेबल नहीं है, हम बोले नॉट ट्रेसेबल, एक पैसा लग तो गया पर किस पे कितना लगा पता नहीं, हम तो 10 प्रोडक्ट बनाते हैं और 1 करोड़ रुपए लगे, अब पता नहीं वो 10 में से किस पे कितना लगा है, तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, अलोकेट करते हैं। और अलोकेट करने के कई बेसिस हो सकते हैं, तो या तो होगा कॉज एंड इफेक्ट, एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि वो खर्चा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, या तो आप उसमें बांट दीजिए, और या उसका फायदा किस किस को मिला आप उसमें बांट दीजिए। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो कोई भी रीजनेबल बेसिस लेके आप कॉस्ट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि सर मैं आपको ये यहाँ क्यों बता रहा हूँ, तो बेटा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ नाम याद कर लिया, यहाँ पे ये 2 वर्ड याद कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे ये कर लिया कि हमें डेफिनेशन पढ़नी है, प्रिंसिपल सब में अलग अलग होगा तो वो तो पढ़ना ही है। असाइनमेंट को अगर आपने यहाँ समझ लिया ना, तो आपको हर एक स्टैंडर्ड में अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये असाइनमेंट प्रोसेस आपने यहाँ समझ लिया तो आपको हर एक स्टैंडर्ड में इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा बता देता हूँ, अगर कॉस्ट ट्रेसेबल है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप वो कॉस्ट उसमें डाल देंगे, अगर ट्रेसेबल नहीं है तो उसको अलोकेट कर देंगे। अलोकेट या तो रीजनेबल बेसिस पे कर देंगे और या फिर कॉज एंड इफेक्ट पे कर देंगे। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है किस कारण से कॉस्ट लगी, या तो उस प्रोडक्ट पे डाल दीजिए, और या फिर जिन जिन को उनका फायदा मिला है उन सब पे उस कॉस्ट को लोकेट कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जिस कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं क्या वो कॉस्ट शीट में सेपरेटली दिखाई जाती है और क्या फिर वो किसी हेड के अंदर जोड़ के दिखाई जाती है, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो सेपरेट कॉस्ट है या किसी का पार्ट है, ये आपको वहां पे बताना है। एंड लास्ट पॉइंट इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्टैंडर्ड्स का काम ही डिस्क्लोजर देना है, आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। ठीक है, आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है, आपने कौन सी पॉलिसी लगाई है, आपने कौन सा प्रोसीजर लगाया है, इनको क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया है कॉस्ट और एनआरवी, whichever is less,
तो आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमने इस बेसिस पे इन्वेंट्री को वैल्यूएट किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्लोजर हो जाएगा। तो डिस्क्लोजर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आपने क्या फॉलो किया है उस बात को वहां पे बताना। एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी, CS1, जो बात किसके साथ करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के साथ। जो इंट्रोडक्शन है वो तो सिर्फ नाम ही बताएगा, और ऑब्जेक्टिव हमेशा यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ही रहेगा, इसलिए इसको आपको देखने की जरूरत अलग से नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन बोली गई है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को या एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जितने रिसोर्सेज यूज किए गए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू, जितने रिसोर्सेज यूज किए गए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू अगर हम जोड़ देंगे तो उस काम की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है तो उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीजें बहुत सारी आएगी, इसमें लेबर भी आएगा, इसमें मशीन भी आएगा, वो सब जोड़ देंगे और वो एक पार्ट बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर की बात, जब हम किसी डिवीजन, डिपार्टमेंट, यूनिट या सेक्शन पे कॉस्ट को अलोकेट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, कॉस्ट सेंटर। जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेंटेनेंस काम करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जितने खर्चे करने पड़े उन सबको आप जोड़ दीजिए तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्या हम एक कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर मैं कहूं तो क्या हम उसे एक कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं? बोलिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जितनी भी कॉस्ट लगी है क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को मैं एक कॉस्ट सेंटर कह सकता हूं? रिप्लाई फास्ट। क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को मैं एक कॉस्ट सेंटर कह सकता हूं? यस। ऐसे ही जब हम कहते हैं ना कि HR डिपार्टमेंट, तो क्या इसको भी एक कॉस्ट सेंटर कहा जा सकता है? HR डिपार्टमेंट बोलेंगे तो HR से रिलेटेड जितनी कॉस्ट है क्या उसको भी हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं? यस। तो ऐसे हमने क्या किया, डिफरेंट यूनिट्स बना दी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कॉस्ट सेंटर में HR डिपार्टमेंट भी एक कॉस्ट सेंटर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर है, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर है, ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स हमारे हो सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिस चीज की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, जिस चीज के लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर विच कॉस्ट आर एसर्टेन। जिस चीज के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट यूनिट। ये भी मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये दो एग्जाम में आने लायक पॉइंट है, ध्यान रख लेना। यूनिट का मतलब होता है कि देखिए हर कॉस्ट को एक जैसे नहीं नापा जा सकता, मतलब हर चीज को किलो में, हर चीज को स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में या हर चीज को लीटर में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कई चीजों को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं और उन्हें कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। जैसे पावर को मेगावाट में करते हैं, सीमेंट को मेट्रिक टन में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को नंबर्स में, मतलब कितने पीस हैं उस पे, और ट्रांसपोर्ट को टन किलोमीटर में। ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को पैसेंजर किलोमीटर में करते हैं। होटल को पर नाइट जो चार्जेस होते हैं उस पे करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वे में अलग अलग यूनिट्स काम में आती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। डन। तो ये एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है कि कॉस्ट यूनिट कौन सी किसके लिए है। आगे बोला गया है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आप वैसे तो जनरली जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। नेचर का मतलब कैसी कॉस्ट है, मटेरियल के रिगार्डिंग है, लेबर के रिगार्डिंग है, ओवरहेड है।
ट्रेसेबिलिटी मतलब पता चल रही है किस प्रोडक्ट के लिए है तो डायरेक्ट, और नहीं पता चल रही तो इनडायरेक्ट। फंक्शन, प्रोडक्शन करने में काम आ रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग में काम आ रही है तो सेलिंग कॉस्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन काम आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बिहेवियर, चेंज नहीं होती है तो फिक्स कॉस्ट, चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट, कुछ चेंज होती है और कुछ नहीं होती तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से आप प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। अगर आप बेच वाइज कॉस्ट निकालते हैं तो बेच कॉस्ट, आप प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालते हैं तो प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन वाइज निकालते हैं तो ऑपरेशन कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एक ही प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो जॉइंट कॉस्ट। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन, कॉस्ट शीट में क्या आप प्रेजेंट करते हैं कि ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है? यस। तो अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट शीट में प्रेजेंट कर देंगे जैसा भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जरूरी लगेगा। दैट्स इट। डिस्क्लोजर में यहाँ पे इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी एक फॉर्मल रीडिंग तो आपको करनी ही है। बता दीजिए एक बार, CS1 क्लियर है? CS1 क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। CS2 कैपेसिटी डिटरमिनेशन, ठीक है। CS2 प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ बातें समझाई गई है कि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं, आप ये मान लीजिए, तो इस प्लांट में एक लेवल होता है कि हम मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे उस मैक्सिमम कैपेसिटी को नाम दिया गया है कैपेसिटी डिटरमिनेशन। तो मतलब हमें अपनी फैक्ट्री की या हमारी यूनिट की कैपेसिटी निकालनी है। इस कैपेसिटी में अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी को नाम दिया गया है क्या? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या नाम दिया गया है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ओके। अब कुछ टाइम के लिए हमारा काम क्या होता है? मेंटेनेंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब जैसे लंच हो गया या मशीनें ठीक होनी है, पता है कि दिन में 15 मिनट कम जो मशीन है उनका काम चलता है, तो वो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कभी भी, इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कभी भी कोई काम नहीं होता। इसलिए जब हम इसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है यहाँ पे प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, कि भाई इतना काम हो सकता है। इतना तो हो नहीं पाएगा मेंटेनेंस की वजह से, तो प्रैक्टिकली इतना काम हो सकता है। इसे नॉर्मल कैपेसिटी भी बोला जाता है, इसे नॉर्मल कैपेसिटी भी बोला जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना होता है वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एक्चुअल कैपेसिटी देखते हैं जितना वाकई में काम हुआ है। अब हम एक्चुअल कैपेसिटी देखते हैं जितना वाकई में काम हुआ है, ठीक है। और ये जो इसका गैप है इसे हम अब नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। अब नॉर्मल इसलिए कि प्रैक्टिकली हम इतना कर सकते थे पर हमने इतना ही किया, तो अब नॉर्मली इतना काम नहीं किया, ठीक है। और ये काम जो हम वाकई में नहीं कर सकते थे तो इसे नॉर्मल आइडियल टाइम कहा गया है, क्योंकि इतना हम चाह के भी नहीं कर सकते थे। बोलिए आगे बात समझ में एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने सारी चीजें एक जगह ही डाल दी है। मैक्सिमम कैपेसिटी जो हम कहेंगे ये इंस्टॉल कैपेसिटी, लिंक करवा देता हूं आपको। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, जो काम नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे क्या?
नॉर्मल आइडल टाइम, डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड नॉर्मल, डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड नॉर्मल। और ध्यान रहे यहाँ नॉर्मल का मतलब ये है प्रैक्टिकल अवेलेबल, तो इनका डिफरेंस हमेशा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही होता है, ठीक है। फिर हमने कह दिया साहब एक्चुअल, तो एक्चुअल तो क्वेश्चन में दे रखी होगी हमेशा हमें, ये रही एक्चुअल। और एक्चुअल और नॉर्मल का जो डिफरेंस होगा, मतलब अवेलेबल का जो डिफरेंस होगा, वो अब नॉर्मल आइडियल होगा, ठीक है। अब एक टर्म जो यहाँ कंफ्यूज करता है वो है ये वाला, एवरेज नॉर्मल क्या है। अगर आपने पास्ट ईयर का एवरेज किया है तो उसे हम एवरेज नॉर्मल कहेंगे। और ये कंफ्यूजन इसलिए करता है कि आज से 2 साल पहले इसे ही नॉर्मल कैपेसिटी माना जाता था, ठीक है। बाद में अमेंडमेंट करके नॉर्मल कैपेसिटी किसको बना दिया गया, इसको। तो अब इसको नॉर्मल कहा जाता है और जबकि इसको एवरेज नॉर्मल कहा जाता है। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको नॉर्मल कैपेसिटी पूछी जाए आप ये निकालेंगे, और नॉर्मल कैपेसिटी को यूज करना हो तो भी आप ये वाली फिगर यूज करेंगे। मैंने लिखा भी है यहाँ पे रिगार्डेड एज नॉर्मल, क्लियर है। नेक्स्ट आपसे मेजरमेंट में बातें की गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन होगी। या तो यूनिट में कर लो कि कितनी यूनिट आप बना सकते हैं, या मशीन आवर्स में कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है वो 10,000 आवर्स की है, 10,000 मशीन आवर्स की, मतलब मेरे पास इतनी मशीनें हैं जो 10,000 घंटे काम कर सकती हैं डेली। तो क्या मेरी कैपेसिटी 10,000 आवर्स की हो गई। या फिर मैं ऐसा कहूं कि मेरी कैपेसिटी है 5,000 यूनिट पर डे, समझ गए। तो आप कैपेसिटी को आवर्स में भी बता सकते हैं, आप कैपेसिटी को यूनिट्स में भी बता सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट क्या है। कई चीजें प्रोडक्ट के हिसाब से भी चलती है, ओके। इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब क्या बोला गया है कि आपके पास कैसा आप काम करते हैं, कैसी आपकी मशीनें हैं, कितने शिफ्ट में काम होता है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कहूँ कि 5,000 यूनिट पर डे पर शिफ्ट है, तो बताओ क्या मेरी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दिया कि 5,000 यूनिट पर डे पर शिफ्ट, तो ये शिफ्ट लिखते ही क्या मेरी कैपेसिटी नंबर ऑफ शिफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं शिफ्ट नहीं लिखता तो पूरे दिन की 5,000 यूनिट थी, पर जैसे ही मैंने पर शिफ्ट लिखा तो नंबर ऑफ शिफ्ट से भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरी टोटल कैपेसिटी निकल के आएगी, समझ गए। तो ये डिपेंड करेगा आप कितनी शिफ्ट चलाते हैं, कितनी मशीन है, कितना क्या है। प्रैक्टिकल अवेलेबल में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हॉलीडे या शटडाउन टाइम या नॉर्मल आइडल टाइम, जैसे कि लंच टाइम, ये चीजें आप कम कर देते हो तो प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी निकल के आ जाती है। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बेच चेंज ओवर। बेच चेंज ओवर का मतलब क्या होता है, जब आप बेच वाइज प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो एक बेच बन के तैयार होता है, फिर आप उसको उतारते हैं और दूसरा रॉ मटेरियल उसमें लगाते हैं, तो इसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं बेच चेंज ओवर, ठीक है। कोस्ट शीट के अंदर आप जनरली दो ही बताते हैं, एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बताते हैं, ठीक है, एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बताते हैं और एक एक्चुअल बताते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 100% कैपेसिटी है पर हम ऑपरेट कर रहे हैं 80% पे, तो 100% को हो गई इंस्टॉल्ड और ये आपकी हो गई एक्चुअल, ऐसा ही है। तो जनरली हम दो आउटपुट को काम में लेते हैं, समझ गए। तो ये आपके कोर्स शीट में प्रेजेंटेशन के काम में आएंगे। डिस्क्लोजर में क्या देना है, आपने कैपेसिटी कैसे निकाली, आपने मशीन के हिसाब से कैपेसिटी निकाली, आपने मेन लेबर के हिसाब से कैपेसिटी निकाली, या आपने शिफ्ट के हिसाब से निकाली, वो चीज आपको डिस्क्लोज करनी है कि आपने कैपेसिटी निकाली कैसे है। आई होप CS2 क्लियर होगा आपके।
CS3 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको लाइटली लेके चलेंगे। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड की बात करता है। तो ओवरहेड होते क्या है? ओवरहेड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसे हम ओवरहेड में डालते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन में काम हुआ है, जो भी प्रोडक्शन में चीजें लगी हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड हुई है, उनमें जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। अब देखिए इसका मेजरमेंट कैसे होगा। तो एक चीज मैं यहाँ पे कॉमन चीज बता दूं कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप मेजरमेंट पढ़ेंगे, तो किसी भी चीज को अक्वायर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हम उसको खुद बनाएं और एक हम उसको बाहर से अक्वायर करें। तो अगर आपने खुद बनाया है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी आपने उसमें लगाया वो उसकी कॉस्ट होगी। और अगर आपने बाहर से अक्वायर किया है तो खरीदने का पैसा, लाने का पैसा और जो टैक्सेस लगे हैं वो, जो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट लगा है वो सब चीजें जोड़ देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। तो देखिए पहला लिखा है प्रिक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बाहर से लेके आए। तो बाहर से लाए तो क्या लगा? इनवॉइस लगा, टैक्स लगा, इंश्योरेंस लगा और बाकी खर्चे लगे। डिस्काउंट कोई है तो आप कम कर देंगे, जनरली ट्रेड डिस्काउंट कम करते हैं, ये बात ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट कम नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। यही अगर आप खुद करते तो क्या होता? तो खुद करते तो जितना भी टोटल खर्चा लगा वो जोड़ दो, बात खत्म। खुद अगर करते तो लेबर, ओवरहेड जो भी जितना भी लगाए सब जोड़ दो। ओके, आगे प्रिंसिपल में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ये दो पॉइंट ये आपके हर स्टैंडर्ड में काम आएंगे। एक तो फाइनेंस कॉस्ट किसी भी स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, 17 को छोड़ के। और अबनॉर्मल कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये कॉस्टिंग P&L से अलग से चार्ज होती है। अबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्टिंग P&L से अलग से चार्ज होती है, इसलिए हम इसे किसी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब जो नॉमिनल कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। सब्सिडी ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से तो हम उसको लेस कर देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। किसी तरीके का फाइन पेनल्टी है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो कितने कॉमन पॉइंट आ गए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, अबनॉर्मल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, फाइन पेनल्टी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ये तीन चीजें तो आप ऐसे याद रख लो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो लेस हो जाएगी अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग मिली है तो। और नॉमिनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एक बार बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है असाइनमेंट की, जो मैं आपको इनिशियली समझा चुका हूँ कि अगर ट्रेसेबल है तो उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे ट्रेसेबल है, और अगर ट्रेसेबल नहीं है तो कॉज और इफेक्ट और बेनिफिट के हिसाब से बांट दीजिए, जिसको जितना बेनिफिट मिला उस पर उतनी कॉस्ट डाल दीजिए, ठीक है। एक ही अब्जॉर्प्शन का पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ। फिक्स ओवरहेड जो होते हैं उनको ऑब्जॉर्व करना चाहिए नॉर्मल कैपेसिटी पे या फिर एक्चुअल पे, विच एवर इज हायर। नॉर्मल या एक्चुअल जो भी ज्यादा हो, फिक्स को उस पर एलोकेट करना चाहिए। और वेरिएबल को हमेशा किस पे करना चाहिए? एक्चुअल पे, क्योंकि वेरिएबल तो उतने ही हुए होंगे ना जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंटेशन आप सेपरेटली करेंगे ही, प्रोडक्शन ओवरहेड को अलग से दिखाते ही हैं तो सेपरेट कॉस्ट दिखाएंगे, नो डाउट है। प्रेजेंटेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग यहीं तक लगाना है। बोलिए, CS3 तक क्लियर है? CS3 तक क्लियर है? वेलकम बैक। शुरू करते हैं CS4। CS4 कह रहा है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। देखिए इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपका। पहले क्या होता था, एक्साइज में भी एक क्वेश्चन था इसका, उस जिसके अंदर ये था कि जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% वैल्यू लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्साइज, ठीक है। अब एक्साइज तो हट गया, आप जानते हैं, तो उसकी जगह क्या आ गया है? GST।
पर जीएसटी में भी कंसेप्ट सेम ही है। हालांकि जब जीएसटी रूल आप पढ़ोगे तो उसमें और भी कंसेप्ट आते हैं, सिमिलर गुड्स का, सिमिलर प्रोडक्ट का, ऐसे बहुत सारे रूल आते हैं रिगार्डिंग कैप्टिव कंजम्पशन। और यहाँ पे उन सब रूल को माइंड नहीं किया गया है, सिर्फ जो रेजिडरी रूल है वहाँ पे एक लास्ट रूल है उसको यहाँ पे लिया गया है, और वो भी यही कहता है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो आई होप वहाँ पे आपने कई रूल पढ़े होंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अब चेंज हो गए हैं। पर फिर भी आपको एक ही ध्यान रखना है, दैट इज 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। दैट मीन्स आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी होती है एक तरीके से। कॉस्टिंग का पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, और उसका 110% करने का मतलब है कि असेसेबल वैल्यू निकालना जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो देखिए एक वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, इसमें तो सारी चीजें आ गई। ऐसा कोई चीज है जो नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम छोड़ दें तो क्या बाकी सारी चीजें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गई? अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम छोड़ दें तो क्या बाकी सारी चीजें आ गई? बस, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप लॉजिकली करें। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है ओवन यूज, खुद के यूज में लेना। आपने किसी चीज को बनाया और उसको खुद ही कैप्टिवली कंज्यूम कर लिया, मतलब खुद के ही किसी और प्रोडक्ट में, किसी और यूनिट में, किसी और डिवीजन में काम में ले लिया, तो उसे हम कहते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। ठीक है, खुद का बनाया वन यूनिट में और खुद का किसी और यूनिट या डिवीजन में काम में ले लिया। सर प्रैक्टिकल में प्रॉफिट नहीं, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज दे भी रखा है तो भी आप 110% ही लेंगे। अच्छा प्रैक्टिकल कुछ और पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं, अगर कैप्टिव कंजम्पशन का वैल्यूएशन करना है तो आप 110% पे ही करेंगे बेटा। हाँ, अगर कोई कुछ भी दे रखा है आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ यही लेना है 110%। ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझाया गया है कि इसमें मटेरियल आएगा, इसमें वेजेज आएगा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, वर्क्स ओवरहेड आएंगे, क्वालिटी कंट्रोल आएगी, रिसर्च डेवलपमेंट आएगा, पैकिंग कॉस्ट आएगी। सारी पैकिंग नहीं आती है, जो इनिशियल पैकिंग होती है वो आती है। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ पार्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है क्योंकि आपको कॉस्ट शीट बनानी आती है। तो मुझे लगता है कि CS4 में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जब कॉस्ट शीट बनानी आती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना आता है। तो आई सजेस्ट कि आप इसमें से कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ आपकी जो कॉस्ट शीट के कंसेप्ट है आप उनको ध्यान में रखें। ठीक है, आप कॉस्ट शीट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% ले लें, तो दैट विल बी असेसेबल वैल्यू फॉर जीएसटी। दैट्स इट, इतना ही याद रखने की जरूरत है। बाकी इस CS में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, या फिर नोट्स से बाद में आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। CS5 की बात कर लेते हैं। CS5 कर रहा है बात एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि हमारी कई तरीके की कॉस्ट लगती है, कई मटेरियल पे लगती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम जैसे मान लीजिए एक ट्रक में मल्टीपल प्रोडक्ट जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट में एक ट्रक के अंदर, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है वो तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट का लग रहा है ना, जो इसके अंदर रखे हुए हैं। तो हम उनको अलोकेट कैसे करें, उनकी कैलकुलेशन कैसे करें, इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ हमारा। समझ गए आप? तो इसके लिए ध्यान रखें कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दो तरीके से हो सकती है। या तो हमारे खुद के व्हीकल हैं, खुद के ट्रक या जो भी होते हैं, ट्रोला टम्पर जो भी है, वो सब हमारे हैं, तो फिर उनका रनिंग, मेंटेनेंस, डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर सैलरी, वो सब कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। और अगर हमने बाहर से एक्वायर करे हैं तो बाहर वाला जितने पैसे चार्ज करेगा वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या बोला गया है कि फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट, या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लीट, मतलब होता है खुद के जो होते हैं गाड़ी मोटर चलाने का खर्चा।
तो वो सारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। मतलब माल लाने का और माल ले जाने का, दोनों ही, लाना और भेजना दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट है। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, जब हम माल मंगा रहे होते हैं तो उसमें जो माल लगता है वो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में आता है। मटेरियल और गुड्स रिसीव्ड पे जो लगता है, और आउटवर्ड का मतलब जब हम बेचते हैं तो उस पे जो लगता है, सेल और डिलीवरी से रिलेटेड। ठीक है। फ्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जो लगता है ट्रांसपोर्टेशन, उसको बोलते हैं फ्रेट। और कार्टेज क्या होता है? अच्छा, कार्टेज और फ्रेट में क्या फर्क है, किसको बता सकता है? कार्टेज और फ्रेट में क्या फर्क है? बोलिए, कार्टेज और फ्रेट में क्या फर्क है? कार्टेज जो होता है बेटा वो शॉर्ट रन के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट रन का मतलब हमारी फैक्ट्री से माल निकला, ट्रांसपोर्ट वाले के यहाँ पहुंचा और वहां से गाड़ी में लोड हो गया, तो जो वहां तक का खर्चा लगेगा वो कार्टेज में आएगा। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो भाड़ा होता है उसको हम कार्टेज बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, उसको हम फ्रेट बोल देते हैं। ओके। ट्रांजिट इंश्योरेंस, जब एक जगह से दूसरी जगह माल बेचते हैं तो हम चाहते हैं रास्ते में अगर कोई डैमेज हो तो उसका हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, उसके लिए हम क्या कराते हैं? इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। डिपो, डिपो का मतलब होता है कि एक कंपनी हर जगह अपनी फैक्ट्री तो नहीं लगा सकती, तो वो वहां पे अपने डिपो बनाती है और वहां पे अपना माल स्टोर करती है और वहां से माल लोकली सप्लाई करती है। मतलब फैक्ट्री से माल आएगा डिपो पे और डिपो से सप्लाई हो जाएगा। इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि सारी कॉस्ट जितनी भी लगी है एक पीरियड में, आप उसको जोड़ लीजिए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए पर यूनिट या पर आइटम। दैट मीन्स एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब आपने जैसे एक महीने की कॉस्ट निकाल ली, सारी कॉस्ट जोड़ दी और उसके बाद उसको पर डे में कर दिया या पर यूनिट पे कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके। अब बोल रहे हैं कि यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही बात है कि अगर आपने खुद ने किया है, ठीक है, तो आप सारे खर्चे जोड़ देंगे, और अगर बाहर से हायर किया है तो आप सिर्फ कॉस्ट प्राइस ले लेंगे जितना आपने बाहर पेमेंट किया है। एक चीज, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? वो तो मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे है, सेल फॉर्म पार्ट ऑफ दी कॉस्ट। जो माल मंगाने के लिए भाड़ा लगता है वो माल की कॉस्ट में ही हम जोड़ देते हैं। ठीक। और जो आउटर ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो सेल की कॉस्ट में जुड़ जाता है, आउटर ट्रांसपोर्टेशन सेल की कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है। अब सवाल आता है कि इन कॉस्ट को लोकेट कैसे करते हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि अगर एक ट्रक में माल जा रहा है, ठीक है, एक ट्रक में माल जा रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो इसका भाड़ा लगा मान लीजिए 15,000 रुपए। तो ये 15,000 इन प्रोडक्ट में कैसे बटेगा? तो इसको बांटने के कई बेसिस हो सकते हैं, वेट पे, वॉल्यूम पे, टन किलोमीटर पे। जैसे कोई माल थोड़ी दूर गया, कोई माल ज़्यादा दूर गया, तो इस पे कम भाड़ा लगेगा, इस पे ज़्यादा भाड़ा लगेगा, तो इसके लिए टन किलोमीटर काम में लिया जा सकता है। यूनिट काम में हो सकती है या इक्विवेलेंट यूनिट हो सकती है, और वैल्यू ऑफ गुड्स हो सकती है। जैसे ये माल 1 लाख का था, ये माल 2 लाख का था, ये माल 50,000 का था और ये 1 लाख का था, तो इस पे इक्वल, इस पे इक्वल, इस पे डबल, इस पे हाफ, ऐसे चार्ज कर दीजिए। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में चार्ज कर दीजिए। तो वेट पे, वैल्यू पे, टन किलोमीटर पे, यूनिट पे, इन सब चीजों पे आप चार्ज कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? CS5। अब नॉर्मल कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगी, ये हम एक कॉमन पॉइंट में आपको बता चुके हैं। बोलिए, CS5 क्लियर है? CS6 मेटेरियल कॉस्ट, अच्छा पॉइंट है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या, कि जब आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आप जो मटेरियल एक्वायर करते हैं वो मटेरियल कॉस्ट में आता है। ठीक है, तो हम पहले कहेंगे मटेरियल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल काम में आता है वो मटेरियल कॉस्ट है, सिंपल सी बात। ठीक है। अब आप कहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो जो एलोकेबल है, जो एट्रीब्यूटेबल है, उसको तो कह देंगे डायरेक्ट,
और जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जो इनडायरेक्टली लगता है, ठीक है, उनको क्या कह देंगे, इनडायरेक्ट। दैट्स इट। काम की बात यहाँ है, इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं वो ये है, 4-5 वर्ड यहाँ पे काम में लिए गए हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से समझें। पहला वर्ड है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट वैसा नहीं बना जैसा हम बनाना चाह रहे थे, उसमें कुछ कमी रह गई, तो क्या हम उसे डिफेक्टिव कह सकते हैं? हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट वैसा नहीं बना, उसमें कुछ कमी रह गई, तो क्या हम उसे डिफेक्टिव कह सकते हैं? यस। तो डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं करता, जैसे जनरली आप कई बार मार्केट में जाते हैं, एज ए कस्टमर बात कर रहा हूँ, तो कोई प्रोडक्ट मिलता है जो मान लीजिए कटा हुआ है, तो आप उसको शॉपकीपर को क्या कहते हैं कि भैया ये तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है, कि ये सही होना चाहिए था पर ये फटा हुआ है इसलिए ये डिफेक्टिव है। तो वैसे ही जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे चेकिंग में पता चलता है कि ये कुछ आइटम ऐसे हो गए या कि कुछ पीस ऐसे हो गए जिनमें कुछ ना कुछ कमी है, तो उन्हें क्या नाम दे दिया जाता है, डिफेक्टिव। अब उन डिफेक्टिव प्रोडक्ट के ऊपर दो प्रोसेस हो सकती है। अगर उनका डिफेक्ट छोटा सा है, कम है, तब तो उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्क कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको सही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़ा स्टिच हो रहा था, ठीक है, एक कपड़े की फैक्ट्री है, उसमें कपड़ा स्टिच हो रहा है और यहाँ से स्टिचिंग रह गई उसकी, तो क्या उसको दोबारा स्टिच किया जा सकता है? बताइए, उसकी स्टिचिंग यहाँ से रह गई या खुल गई, तो क्या उसको दोबारा स्टिच किया जा सकता है? यस। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रीवर्क, कि हमने उसमें थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट किया और वो सही हो गया, ठीक है। दूसरा, वो इतना बिगड़ गया कि वो ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई प्रोडक्ट इतना बिगड़ गया कि वो ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है, स्टिचिंग में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ ये है कि वो यहाँ से कट गया, ठीक है, तो क्या उसको वापस सही किया जा सकता है? और सही करेंगे तो क्या निशान नहीं दिखेगा सिलाई का? कोई प्रोडक्ट अनयूजुअल जगह से कट गया, फट गया, तो क्या उसको हम रिवर्क कर सकते हैं? नहीं, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, अब ये तो उस कैटेगरी में नहीं जा सकता, वहां से ये रिजेक्ट हो गया है, उस क्वालिटी को अचीव नहीं कर सकता अभी, तो वो कहां चला जाता है, रिजेक्ट में चला जाता है। तो डिफेक्टिव में ही रिवर्क होता है और डिफेक्टिव में ही रिजेक्ट होता है, ये उसी के दो पार्ट है। आगे चलते हैं, वेस्ट एंड स्पॉइलेज, मटेरियल लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, हम कुछ बना रहे थे, जैसे हमने 100 किलो मटेरियल डाला और 99 केजी ही आउटपुट आया, तो 1 किलो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। हमने 100 केजी इनपुट डाला और हमारा जो आउटपुट है वो 99 केजी का है, तो क्या हम ये कहेंगे कि 1 किलो मटेरियल हमारा क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है? बोलो यस और नो, क्या हम इसे बोल सकते हैं वेस्ट? ठीक है। और स्पॉइलेज का मतलब दूसरा है, इसके अंदर मिला तो 100 किलो है, आप ये मानिए स्पॉइलेज के अंदर मिला तो 100 किलो है, पर इसमें से 4 किलो ऐसा आउटपुट है जो कि बिल्कुल खराब है, यूज करने लायक नहीं है, हमारे सामने है, फिजिकली है, पर वो काम लेने लायक नहीं है, ठीक है। जैसे आपने ये खाया होगा, बर्गर देखते हैं ना, पाव वगैरह देखते हैं, मुझे बताइए कोई बर्गर अगर जल गया है तो क्या वो खाने लायक है? अगर कोई बर्गर जल गया है, ज्यादा वो सिकाई की वजह से जल गया है, तो क्या वो खाने लायक है? नहीं। तो फिजिकली तो है वो हमारे सामने, ऐसा नहीं है फिजिकली नहीं है, फिजिकली है, बट वो खाने लायक नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो तो स्पॉइल हो गया है, स्पॉइलेज कहेंगे हम उसे, और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। क्या इसे पैसा लगा के ठीक किया जा सकता है? क्या इस जले हुए बर्गर को एफर्ट्स लगा के ठीक किया जा सकता है? नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्पॉइलेज कहेंगे, क्योंकि इसको रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है। स्क्रैप का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं, जैसे कपड़े में स्टिचिंग के टाइम पे वो निकलते हैं ना, छोटे छोटी कतरन जिसको बोलते हैं, कुछ लोग कतरन बोलते हैं, कुछ चिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, स्क्रैप, जिनकी या तो कोई वैल्यू नहीं है और वैल्यू है तो बहुत कम वैल्यू है, उसे स्क्रैप कहते हैं।
बताइए क्या सब चीजों में फर्क समझ में आ गया? ये 4-5 वर्ड जो एक जैसे लगते हैं, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर किसी यूनिट की प्री डिटरमाइन क्वालिटी की कॉस्ट निकाली जाए, देखो प्री डिटरमाइन कॉस्ट कि पहले से हम सोच के चल रहे थे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे, तो वो उसकी क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाती है। अब नॉर्मल कॉस्ट का मतलब अनएक्सपेक्टेड या इरेगुलर कॉस्ट, जो कि हमने सोची नहीं थी और लग गई, तो वो अब नॉर्मल कॉस्ट में आ जाएगा और ये कॉस्ट का कभी भी पार्ट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब आप पहले मटेरियल लेंगे, उससे एक प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उस प्रोडक्ट को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है बीच वाला, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना, उस एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बना, तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब जनरल मैनेजमेंट, ये एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना। जनरल मैनेजमेंट में जो खर्चे लगे होते हैं उन्हें सबको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहा जाता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है, जो नॉशनल कॉस्ट भी हम बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट का मतलब कि इसको मेजर कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आप मटेरियल बाहर से लाए हैं तो परचेज प्राइस लगी होगी, टैक्स लगा होगा, फ्रेट लगा होगा, इंश्योरेंस लगा होगा, बाकी खर्चे लगे होंगे। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो कम कर दो, और जीएसटी की कोई आईटीसी मिली है और अगर आपने परचेज प्राइस में उसको जोड़ रखा था तो आप उसको लेस करेंगे, वरना उसको लेस नहीं करेंगे। अगर आपने यहीं पे उसको अलग कर दिया था तो यहाँ पे लेस करने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे जोड़ रखा था और फिर आईटीसी मिला है तो आप लेस कर देंगे। ओके, खुद बनाया मटेरियल, जैसे है ना, मान लीजिए कोई बिल्डर है और वो ब्रिक्स खुद बनाता है, ठीक है, बिल्डर ब्रिक्स खुद बनाते हैं, तो ब्रिक्स में जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, जो ओवरहेड लगा, इनको जोड़ दो, वो उस ब्रिक्स की क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड सबको जोड़ दो, वो कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल लॉस आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा लॉस जिसको हम रोक नहीं सकते, जो होगा ही होगा, ठीक है, और जो जनरल है इन नेचर, उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज का और एवेपोरेशन का मतलब हो जाता है कि जब आप कोई केमिकल, जनरली केमिकल वगैरह में होता है ये, जब आप कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो वो उड़ जाता है ना, जैसे पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, तो उन वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रिंकेज और इवेपोरेशन कहेंगे। कई बार फायदा भी हो जाता है। फायदा ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए कोई चीज वेट पे चलती है, ठीक है, किसी चीज का भाव वेट पे चलता है, अब मॉइस्चराइजेशन की वजह से इसका वेट बढ़ गया है, मॉइस्चराइजेशन की वजह से इसका वेट क्या हो गया? बढ़ गया है, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो वहां पे फायदा भी हो जाता है। ठीक है, फॉरेक्स कंपोनेंट को हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेक्स कंपोनेंट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। आपने अगर मटेरियल फॉरेन करेंसी में खरीदा और पेमेंट के टाइम पे फॉरेन करेंसी की रेटें बदल गई, तो वो फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर आएगा, वो मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, सेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, ये बात ध्यान रखना। सब्सिडी कम कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट को पार्ट नहीं बनाएंगे। लो, ये सारे कॉमन पॉइंट हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए आप फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज काम में ले सकते हैं, जो कि आपके सारे पड़े हुए हैं। और अगर आपने मटेरियल को पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बुक कर रखा था तो आपको वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे और वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो वेरिएंस होते हैं यहाँ पे जनरली, एक प्राइस और एक यूजेज। ठीक है, यूजेज प्राइस वेरिएंस कॉस्ट का पार्ट बनता है। एक चीज ध्यान रखना, प्राइस वेरिएंस क्या होता है? कॉस्ट का पार्ट बनता है। और यूजेज वेरिएंस में दो रीजन होते हैं, एक नॉर्मल रीजन और एक अब नॉर्मल रीजन। ये नॉर्मल रीजन कॉस्ट का पार्ट बन जाता है और अब नॉर्मल रीजन की वजह से है ये कॉस्टिंग P&L से चार्ज होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लेना, अभी यहाँ पे इनका कोई रिलेवेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या बोला गया है, मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल को असाइन कैसे करेंगे? तो जो ट्रेसेबल है, जो कॉस्ट ट्रेसेबल है उसको तो उस पर डाल देंगे। देखो
डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की जिस पे ये ट्रेसेबल है। ट्रेसेबल नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे ऑन सुटेबल बेसिस। ठीक है, खर्चों का भी ऐसे ही करेंगे। जो डायरेक्ट खर्चे हैं अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर हैं तो उस पर डाल देंगे और अदरवाइज उनको अलग से ट्रीट कर लेंगे। प्रेजेंटेशन आप अलग से करेंगे, मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट कितना लगा, इनडायरेक्ट कितना लगा। इनमें ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ। इंडोजीनियस मतलब मेड इन इंडिया कितना है, ठीक है, इंपोर्टेड कितना, बाहर से कितना मंगाया है, और सेल्फ मैन्युफैक्चर कितना है। ये भी कैटेगरी आप बना सकते हैं कि भैया हम टोटल 4 करोड़ का मटेरियल लगा है, जिसमें से 1 करोड़ का तो इंडोजीनियस है मतलब इंडिया में बना हुआ है, 1 करोड़ का इंपोर्टेड मटेरियल हमने काम में लिया है, और 2 करोड़ का हमने सेल्फ मैन्युफैक्चर मटेरियल काम में लिया है। तो ये भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका किस चीज का काम है और कैसा प्रेजेंटेशन आपको करना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में मल्टीपल मटेरियल लग रहे हों, ऐसा हो सकता है। ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, ई लग रहा है। ए 4% लगता है, बी 16% लगता है, सी 20% लगता है, ए भी 20% लगता है, और ये 40% लगता है। तो सवाल ये आता है कि आपको डिस्क्लोजर कौन से मटेरियल के रिगार्डिंग देना है। तो उसका जवाब यहाँ है, ऐसा मटेरियल, ऐसा आइटम जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के 5% से ज्यादा काम में आता है, उनके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर देना है। इसका मतलब इनके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देना है, ए के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर है, बता दीजिए एक बार, क्लियर है? बोलिए, CS 6 तक क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। CS 6 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि CS हमारे सारे हो जाएं 7 to 24। ओके, चलिए आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग आपको मैसेज कर दिया जाएगा बेटा। थैंक यू।